बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एक बहुत कॉमन मसले के हवाले से जो कि बहुत बढ़ता चला जा रहा है, इनफर्टिलिटी। अब ये मसला तो है, इससे इनकार नहीं है। बहुत सारे कपल्स इससे मुतासिर हैं, बहुत सारे कपल इलाज करवा करवा के थक गए हैं। ना उम्मीदी तो कुफ्र है। अल्लाह ताला पे उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपको भी ये खुशखबरी देगा। बट अब इसके इलाज भी मौजूद है। इलाज की तरफ आएंगे उससे पहले एक वो कहते हैं ना खबरदार, जो एक ख़तरे की घंटी बजा देते हैं, उन लोगों से बचें जो कि क्वैक्स हैं, जो कि इलाज के नाम पर पैसे बना रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव किस्म का ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने हर इंसान को शऊर दिया है। अब तो आपके सामने सोशल मीडिया का दौर है जी। चेक करें किस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, उनके बारे में जानें, उनकी सारी डिटेल्स जाने, किसी से भी पूछें, सेकंड ओपिनियन लें, फिर डॉक्टर का इंतखाब करें बहुत सोच समझ के, क्योंकि इसका इलाज भी बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव है। आपके डॉक्टर को आपकी तमाम हिस्ट्री का पता होना चाहिए। ये बार बार डॉक्टर भी चेंज ना करें प्लीज़। जब एक अच्छे डॉक्टर के पास चले गए हैं, 3 महीने में कुछ नहीं हो रहा, साल में कुछ नहीं हो रहा, 2 साल में कुछ नहीं हो रहा, तो प्लीज़ एक डॉक्टर के पास लग के इलाज कराएं, ताकि जिस डॉक्टर को आपकी हिस्ट्री पता है, जिस डॉक्टर को पता है कि आपके कौन कौन से ट्रीटमेंट हो गए हैं, आगे अब आपका प्लान क्या होना चाहिए, उस हवाले से आपका इलाज कर सके। हमारे यहाँ ट्रेंड है, फ़लाँ से सुना, अच्छा जी आप 6 महीने एक डॉक्टर के पास चले गए हैं, अच्छा फ़लाँ की तो जल्दी से प्रेगनेंसी होगी, छोड़ा अपनी डॉक्टर को, वहाँ चले गए, वहाँ पे 6 महीने ज़ाया कर लिए। तो प्लीज़ इस तरह के बिहेवियर की जो है हौसला शिक नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर का इंतखाब सोच समझ के करें। आज का हमारा टॉपिक है जी इनफर्टिलिटी। तो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सोफिया बाजवा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? जी अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच। रीज़न क्या है इनफर्टिलिटी के बढ़ने की? देखिए आजकल इनफर्टिलिटी का मसला ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है। WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2023 कंसेंसस के मुताबिक हर 6 में से 1 कपल को प्रेगनेंसी के लिए कुछ ना कुछ असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। अगर हम वजूहात की बात करें तो अगर हम 10 कपल्स देखते हैं जिनमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनमें 3-4 कपल्स वो होते हैं जिसमें ख़वातीन के मसाइल होते हैं, PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, मल्टीपल फीमेल के मसाइल। 3-4 कपल ऐसे होते हैं जिसमें हस्बैंड के मसाइल होते हैं। सो हस्बैंड के सीमन एनालिसिस में मसाइल होते हैं, जरासीम के नंबर का कम होना, हरकत जिसामत का कम होना और मुख्तलिफ मसाइल का होना। सो आप देखिए अगर जितने फीमेल्स के मसाइल हैं उतने ही मेल्स के भी मसाइल होते हैं। और 3-4 कपल्स ऐसे होते हैं 10 में से जिनका कोई मसला नहीं होता और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, उनको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कपल कहते हैं। सो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। देयर इज नो रीज़न। हाँ जी, सो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज हो गई। हस्बैंड से रिलेटेड रीजंस 30-40% ऑफ द टाइम्स, 30-40% फीमेल एंड अबाउट 30% देयर इज नो रीज़न फॉर द कपल। लेकिन अब हमेशा वालों को कहा जाता है कि बस आप इंतज़ार करें, कोई ट्रीटमेंट नहीं। इसमें देखिए ये सबसे अहम ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि इनको ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। और यूजुअली ये कपल भी ये कहते हैं कि हमारा कोई मसला नहीं है तो हम क्यों कुछ करवाएं। इसमें हमेशा हम फर्टिलिटी की जब भी बात होती है ना, तो एक औरत की उम्र की बात होती है। आदमी से कहीं ज़्यादा एक औरत की उम्र प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत अहम होती है। और हमेशा हम इन कपल्स को याद दिलाते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए फ़ीमेल की एज अहम है। इससे पहले कि एज गुजर जाए आपको ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। सो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स की इसलिए काउंसलिंग अहम होती है। सो हमारे यहाँ तो ट्रेंड बनता जा रहा है, बच्ची को पढ़ाना लिखाना है जी। पढ़ाने लिखाने के बाद फिर अब हम खुद कहते हैं कि बच्ची अपने पाँव पे खड़ी हो, जॉब करे जी, पैसे कमा सके, ताकि किसी के हाथों को उसको ना देखना पड़े। अब ये सब चीज़ें देखते हुए बच्ची की एज तो इतनी हो जाती है जी, 30 तक जाके भी हम 30+ पे भी शादियां देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हौसला शिक नहीं करनी चाहिए। जी देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि आजकल ना एक फीमेल की एवरेज एज ऑफ मैरिज ज़्यादा हो गई है। और ये भी किसी हद तक वजह है कपल्स में फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स के बढ़ने की, क्योंकि एज के साथ साथ ख़वातीन में मसाइल बढ़ते हैं, जिसमें फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस के जो मसाइल हैं वो एज के साथ साथ वर्स होते हैं। और सबसे अहम फीमेल की जो एग्स की क्वालिटी है, ओवरीज जो एग्स बनाती हैं, यानी कि उर्दू में कहा जाए कि अंडेदानियाँ जो अंडे बनाती हैं, उनकी क्वालिटी एज के साथ साथ डिक्लाइन करती है। सो एक तरफ देखिए मैं इस बात मेरे लिए बात बड़ी अहम है। मेरी माशाल्लाह ख़ुद भी 2 बेटियां हैं, तो मेरे लिए उनकी एजुकेशन और करियर बहुत अहम है और मुझे लगता है होना भी चाहिए हमारी औरतों के लिए। आजकल जो माशरा है, आजकल को जो हिसाब किताब है, आप ख़वातीन को पढ़ाएं और उनको इस काबिल बनाएं कि वो अपना ख्याल रख सकें। एग्जैक्टली। और ये बात अपनी जगह बहुत अहम है। लेकिन ज़ाहिर है फर्टिलिटी की अगर बात करें तो औरत की उम्र भी अहम होती है। और ये बात मैं बहुत कहना चाहूँगी कि एक औरत की एज
की जो विंडो है वो बहुत नैरो होती है प्रेगनेंसी के लिए, और 35 साल के बाद 35 के बाद एक औरत की फर्टिलिटी डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है काफ़ी तेज़ी से, और 40 के बाद वो बहुत कम रह जाती है। सो हम इस चीज़ को फिर डिनाई भी नहीं कर सकते कि ये चीज़ भी अपनी जगह अहम है। सो ये पेरेंट्स को, तमाम पेरेंट्स को जो है इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। ज़रूर अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन बच्चियों की एज के हवाले से ज़रूर कंसर्न रहें, क्योंकि ये मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ सुन चुकी हूँ कि बच्चियों की एज 35 तक अगर है तो फिर ये जो माँ बनने की सलाहियत है ये बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है। तो कुछ रीज़न हम इनफर्टिलिटी की इसको भी एक कह सकते हैं कि ये भी एक बड़ी रीज़न जी, ये बहुत बड़ी रीज़न है। अगर आप कुछ पुराने फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स की सुने जिनकी एज 70s में होगी, वो यही कहेंगे कि जब हम लोग यंगर एज ग्रुप में थे तो तब फीमेल्स बहुत यंग एज में शादी करती थी और वो फौरन कंसीव कर जाती थी। सो आजकल एवरेज एज ऑफ मैरिज ज़्यादा है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, करियर, सोशल रीजंस। सो दैट इज़ अ बिग फैक्टर के फर्टिलिटी के मसाइल। सही। इनफर्टिलिटी का इलाज क्या है? देखिए, इनफर्टिलिटी का बेसिक से स्टार्ट किया जाता है इलाज, फ्रॉम द वेरी बेसिक, जिसमें सबसे पहले कपल को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। एक हस्बैंड और वाइफ के बेसिक टेस्ट कराए जाते हैं। इसमें फीमेल का एक बेसिक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जिनमें उनकी यूट्रस और ओवरीज को देखा जाता है, फीमेल के हार्मोन्स के टेस्ट कराए जाते हैं, और हस्बैंड का एक सीमन एनालिसिस कराया जाता है। ये बेसिक टेस्ट है, और अगर एक कपल जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है और 1 साल से ज़्यादा हो गया और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उनको एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और अगर फीमेल की एज 35 से ज़्यादा है और 6 मंथ्स हो गए हैं और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उनको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखा लेना चाहिए। तो अगर हमारे पास जब ऐसे कोई कपल आता है तो सबसे पहले हम उनके सिर्फ बेसिक टेस्ट कराते हैं, और अगर प्रेगनेंसी ना हो रही हो तो उनको हम कुछ बेसिक मेडिसिन पे डालते हैं, और उस हिसाब से फिर उन कपल को प्रेग्नेंट कराने की कोशिश कराई जाती है फॉर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स। उसके बाद कुछ अर्सा अगर बेसिक ट्रीटमेंट के बाद एक पेशेंट को प्रेगनेंसी ना हो रही हो, तो फिर उनकी फीमेल की ट्यूब्स को टेस्ट किया जाता है, जिसको टेस्ट करने के 1-2 बेसिक तरीके होते हैं। या तो ट्यूब्स का एक्सरे कराया जाता है, या फिर एक लेप्रोस्कोपी की जाती है जो ऑपरेशन थिएटर में होती है। और उसके बाद फिर नेचुरल कुछ अर्सा ट्राई कर सकता है। ये सारी चीज़ें ना पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, बिकॉज डिपेंड करेगा कि पेशेंट में फीमेल की एज क्या है, हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल है कि नहीं, और आपको टेस्ट में कोई मसाइल नजर आए हैं कि नहीं। अगर आपको कोई मसाइल नजर आए हैं तो आप उस इलाज से आपका टारगेट हो जाएगा ना, फिर आप ट्रीटमेंट एक तरफ डिफ्लेक्ट कर देंगे। अगर लेट से सब कुछ ठीक है तो फिर हम पहले कुछ अर्सा ज़ाहिर है नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करेंगे, और अगर प्रेगनेंसी कुछ नहीं हो रही तो फिर पेशेंट जो है ना ART की तरफ जाता है। ART का मतलब होती है एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। उसके अंदर IUI से स्टार्ट होता है और फिर IVF ICSI वाला इलाज किया जाता है एंड पे, जिन पेशेंट्स का ना हो रहा हो किसी भी ट्रीटमेंट ऑप्शन से, जो पेशेंट कंसीव ना करें, फिर वो इसकी तरफ जाते हैं। ये दोनों जदीद तरीन इलाज हैं। हाँ जी, आज टिल डेट ICSI जो है, जो IVF में ICSI का ट्रीटमेंट किया जाता है, वो जो है वो ज़ाहिर है वही पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है, और आजकल IVF की शरह भी बहुत बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा कपल्स हैं जो कि IVF में एंड अप करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि IVF का सक्सेस रेट एक फ़ीमेल की एज पे डिपेंड करता है, और अगर रिलेटिवली जल्दी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स कराने से पहले ही एक कपल IVF की तरफ चला जाए तो उनमें से मेजॉरिटी कपल्स ट्रीट हो जाते हैं। सो ये चीज़ देखते हुए बहुत सारे जो एजुकेटेड कपल्स हैं या जिनको थोड़ी फर्टिलिटी की सेंस हो जाती है, वो फिर टाइमली ये डिसीजन अब ले लेते हैं। ठीक है जी, IVF के हवाले से हमने डिटेल में बात करनी है कि किनको ज़रूरत होती है, किस तरह से ये तरीका इलाज क्या है, इसमें प्रेगनेंसी कितनी जल्दी हो जाती है, या ये भी अमल टाइम टेकिंग है, इसमें भी कुछ डिले होता है। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो IVF जिन कपल्स ने कराना है वो जानना चाहते हैं कि ये तरीका इलाज क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने जिस किसी से भी सुना, डॉक्टर साहबा महंगा इलाज है, तो है महंगा? हाँ जी, ये बात तो है। तकरीबन 9-10 लाख की रेंज में इसकी कॉस्ट आ जाती है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे कपल्स जिनको इस इलाज की ज़रूरत होती है वो इस इलाज को नहीं करवा पाते। आई रियली होप एंड विश कि इसमें कुछ ना कुछ इन कपल्स के लिए कोई ऐसी फाइनेंसिंग ऑप्शन हो। ऑनेस्टली मैं खुद एक फर्टिलिटी सेंटर चलाती हूँ, सो हमारे लिए ये काम करना खुद से बहुत मुश्किल होगा। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी या कोई ऐसा इनके लिए कुछ सिस्टम बना दे, क्योंकि देखें मैं डॉक्टर हूँ, हम लोग पेशेंट्स का पीछा कैसे करें कि वो पेमेंट करें, और आपको पता है कि कितना मुश्किल काम है एक पेशेंट का पीछा करने का कि वो आपका पेमेंट प्लान, इसलिए हम लोग पेमेंट प्लान चाह के भी ना पेशेंट्स को ऑफर नहीं कर पाते।
सो आई रियली होप एंड विश कि कोई ऐसा प्लान हो जिसमें इंस्टॉलमेंट्स में कुछ पेशेंट्स के लिए हो सके, ताकि कुछ इंश्योरेंस या समथिंग सो दैट यू नो दे आर एबल टू अफोर्ड इट, क्योंकि ये एक ऐसा इलाज है जिसके बगैर अब गुजारा नहीं है। अब आज के दौर में बहुत कपल्स हैं जो आईवीएफ के बगैर प्रेग्नेंट ही नहीं होते। आईवीएफ होता किन कपल्स का है कि अब जब कोई उम्मीद नहीं तो फिर आईवीएफ ही उम्मीद है? वो क्या इशू होता है जिसकी वजह से एक डॉक्टर ये इस नतीजे पे पहुंचता है, ये फैसला करता है कि बस जी अब आईवीएफ कराना है? इसमें देखें, सबसे पहले मैं मेल फैक्टर से स्टार्ट करूंगी। हस्बैंड के जो मसाइल होते हैं, जिसमें कई दफ़ा हस्बैंड के स्पर्म्स बहुत वीक होते हैं और कम होते हैं, और कई दफ़ा होते ही नहीं हैं, ज़ीरो होते हैं, और बायोप्सी से टीज़ा से स्पर्म्स मिलते हैं। ये वो कपल्स हैं जो कि नेचुरल कंसीव नहीं करेंगे और इनको प्रेगनेंसी के लिए इक्सी, आईवीएफ में इक्सी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, जिसमें हस्बैंड के स्पर्म को फीमेल के एग में इंजेक्ट किया जाता है एक आईवीएफ लैब में, और उससे एम्ब्रियो बनाया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी का अमल स्टार्ट होता है। उसके अलावा वो फीमेल्स जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, कई दफ़ा फीमेल की ट्यूब्स में प्रेगनेंसी हो जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसकी वजह से ट्यूब वेस्ट हो जाती है। कभी कभार इन्फेक्शन या एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। अगर दोनों ट्यूब्स बंद हैं तो फिर भी इन फीमेल्स को कभी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होगी। उसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस एक बड़ी अहम बीमारी है। इसमें बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको आईवीएफ की ज़रूरत होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से इनका अंदर वाला निज़ाम जुड़ जाता है, और चाहे ट्यूब्स ओपन भी हों तो वो काम नहीं करता। अच्छा। कुछ रेजिस्टेंट पीसीओज होता है। पीसीओज के चंद एक पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो कि मेडिसिन वगैरह को, लेप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग, किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करते, और दे एंड अप गेटिंग प्रेग्नेंट वेरी इजीली विद आईवीएफ। तो ये भी कुछ खवातीन हैं। और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की भी अगर हम बात करें तो कुछ कपल्स हैं जो नेचुरल कंसीव नहीं करते, सो दे नीड आईवीएफ, एंड दे नीड आईवीएफ टाइमली। सबसे अहम बात यह है जब फीमेल की एज भी ठीक हो, उसकी ओवरीज में एग्स का रिजर्व मौजूद हो। सो ये आपकी डॉक्टर ने सिलेक्ट कर लिया, वजह पता चल गई, आईवीएफ की तरफ चले गए। तो आईवीएफ के बाद कितनी देर में कंसीव कर लेती है खातून, कितना टाइम? देखिए, आईवीएफ का प्रोसीजर तकरीबन 2 मंथ्स ले लेता है। आजकल एम्ब्रियो फ्रीजिंग का ट्रेंड है। हम लोग पहले आईवीएफ करके तो एम्ब्रियोज को फ्रीज कर देते हैं फर्स्ट मंथ में, और सेकंड मंथ में फीमेल की यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करते हैं और टाइमिंग के साथ एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं। सो जब तक प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तब तक सेकंड साइकिल का एंड होता है। सो एक साइकिल के स्टार्ट से सेकंड साइकिल के एंड तक इट टेक्स अबाउट 2 मंथ्स, जब तक पेशेंट को पता चलता है कि उनको प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई। ठीक। इसमें हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। ये सारे डे प्रोसीजर्स होते हैं, इसमें जाना आना करना पड़ता है, कुछ चक्कर लगते हैं आपके फर्टिलिटी क्लिनिक के, लेकिन यू डोंट नीड एडमिशन इन द हॉस्पिटल। इसमें चांसेस कितने हैं कि प्रेगनेंसी हो जाती है, और क्या कुछ खवातीन में ये चांसेस भी होते हैं कि आईवीएफ के बाद भी कंसीव नहीं कर पाते? हाँ जी, सबसे अहम बात यह है, कोई भी कपल आईवीएफ की जर्नी को जब चलता है तो उससे पहले मैं उसको 2 बातें बताती हूँ कि आईवीएफ की 2 बुराइयाँ होती हैं। पहली बुराई ये कि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो हमने डिस्कस किया, और दूसरी बुराई ये कि 100% गारंटी नहीं है। सबसे बढ़कर कोशिश है, और चांसेस होंगे फीमेल की एज और हस्बैंड और वाइफ के पैरामीटर्स के हिसाब से। अगर एक कपल यंग है, ओवरीज में एग्स ठीक हैं, हस्बैंड के स्पर्म्स भी बहुत ख़राब नहीं हैं, सो देन देर इज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ सक्सेस। आई वुड से अगर 10 कपल इस रास्ते पे चलेंगे और फीमेल की एज 35 से कम है तो उनमें से 6-7 सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो कि मेरी नज़र से देखें तो इट इज़ अ बिग नंबर, क्योंकि ये वो कपल्स हैं जिनको अदरवाइज प्रेगनेंसी नहीं हो रही। अलबत्ता 35 से 40 के दरमियान में चांसेस कम हो जाते हैं, अबाउट 40%, और अगर 40 से ज़्यादा है एज तो देन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, 10-15-20%। सो फीमेल की एज के हिसाब से होगा उनका AMH, यानी कि ओवरीज का रिजर्व, ओवरीज में कितने एग्स हैं, और हस्बैंड के स्पर्म्स कैसे हैं। इन चीज़ों के ऊपर एग्जैक्ट सक्सेस रेट बड़ा वेरिएबल होता है फ्रॉम कपल टू कपल, जो कि हम उनको बताते हैं। आईवीएफ की ऑप्शन आप कितनी दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं एक कपल पे? मतलब एक दफ़ा करा लिया, फिर 1 साल वेट किया, 5 महीने वेट किया, रिकमेंडेशन क्या होती हैं आपकी? देखिए, एक कपल 4 से 5 IVF साइकिल्स करवा सकता है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में ऑनेस्टली हम लोग फर्स्ट IVF साइकिल डू और डाई की सिचुएशन में करते हैं, बिकॉज जैसे हमने एक्सपेंस, मेन बात होती है एक्सपेंस की। सो बहुत सारे कपल्स ना एक साइकिल के लिए बहुत मुश्किल से सेविंग करके आते हैं। सो अगर हम जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड IVF होता है, और जैसा यूके की अगर बात करें तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है IVF की, 5-5 साल पेशेंट्स वेट करते हैं अपनी बारी आने का, तब तक उनकी एज ब्रैकेट ही गुजर जाती है। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क की बात करें जहाँ पब्लिक फंडेड IVF है, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगी तो कपल्स मल्टीपल साइकिल्स करवाते हैं। पाकिस्तान में पेशेंट्स का मेन कंस्ट्रेंट उनकी अफोर्डेबिलिटी होता है,
लेकिन जाहिर है असल में IVF का जर्नी साइकोलॉजिकली भी टैक्सिंग होता है कपल के लिए, इट इज़ डिस्ट्रेसिंग, क्योंकि जाहिर है सॉर्ट ऑफ उन्हें भी पता होता है कि अब हमारा ये लास्ट ट्रीटमेंट है और अगर इसके बाद भी हमें प्रेगनेंसी ना हुई तो हम क्या करेंगे। सो फाइनेंशियल के साथ साथ ना साइकोलॉजिकल भी रीजंस होती हैं कि कपल कई दफ़ा इतना डिप्रेस हो जाता है एक IVF साइकिल के फेलियर के बाद कि वो कुछ अरसा इस ट्रीटमेंट की तरफ वापस नहीं आता। माओ को अपनी बच्चियों को लेकर कितना जो है वो रहना है विजिलेंट कि आपकी बच्ची का पीरियड साइकिल क्या है, कब हो रहे हैं। अब तो बच्चियों को बहुत जल्दी पीरियड्स हो जाते हैं जी, पहले तो नहीं ऐसे होते। हाँ जी। तो ये आप इसको अप्रिशिएट करती हैं, जल्दी होने चाहिए? देखिए एज ऑफ मेनार्की इसको कहते हैं, जब फर्स्ट पीरियड एक लड़की को आता है ये पीछे होती जा रही है विद पासिंग टाइम। मैं ये कह सकती हूँ कि इसकी वजह से जो मैंने देखा है उसमें फिर मेनोपॉज भी रिलेटिवली अर्ली होता है। सो ये आजकल हम बहुत देखते हैं कि बहुत अर्ली मेनोपॉज बहुत ज़्यादा हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। मैं पेशेंट्स में बहुत देखती हूँ, 30s में तो देखती हूँ, लेट 20s में भी कभी कभार मैंने देखा है, लेकिन उसकी रीज़न देना बड़ी मुश्किल है। कभी कभार तो जैसे कल मेरे क्लिनिक में 2 बहनें आई हुई थी जिनका दोनों का AMH 0.01 था, एक का, और एक का 0.06 था। अब देवर बोथ सिस्टर्स एंड जाहिर है मैंने उन्हें कहा कि आपका इलाज नहीं हो सकता। अगेन वो हम स्टेम सेल की भी थोड़ी बात कर लेंगे अगर हमें मौका मिला। सो कुछ लोग ज़ाहिर है इन पेशेंट्स को इस तरह करके फंसाते हैं कि जी हम आपको स्टेम सेल वाला इलाज करेंगे, लेकिन हम ओवेरियन फेलियर की बात कर रहे थे कि अर्ली मेनोपॉज, वो दोनों बहनें थी, उनमें दोनों में ये मसला था, शायद फैमिलियल भी होता होगा, देखते हैं हम पेशेंट्स में, लेकिन इसकी एग्जैक्ट पेशेंट हमसे रीज़न पूछते हैं। कुछ खवातीन तो वो होती हैं ना जिन्होंने बहुत इलाज कराया होता है, इलाज करा करा के उनका AMH ख़त्म हो जाता है, वो कपल की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लड़कियों ने कोई ख़ास इलाज भी नहीं कराया होता। और क्या रीज़न है ये कहना बड़ा मुश्किल है। डाइट है, हमारा लाइफस्टाइल है, आजकल हमारे एनवायरनमेंट में स्मॉग है, पोल्यूशन है, आई डोंट नो एग्जैक्ट रीज़न बतानी बड़ी मुश्किल है कि हमारा और इस पे बड़ी रिसर्च है पूरी दुनिया में कि टाइम के साथ साथ आदमियों के स्पर्म्स ख़राब होते जा रहे हैं और फीमेल के एग्स कम होते जा रहे हैं। इसकी वजह इट इज़ स्टिल लाइक वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल। सो क्या ये हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, ये सब चीज़ें, क्योंकि अब हम अगर देखें हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो ये तो चीज़ें कभी भी हमने कम थी। आई वुड से मैंने भी अपनी फैमिली में 2-3 कपल ज़रूर देखे हैं जिनके बच्चे नहीं हुए, मेजॉरिटी, लेकिन बहुत कम था। फर्टिलिटी का मसला बहुत कम था। आजकल ये मसाइल फीमेल और मेल दोनों में बहुत बढ़ गए हैं और इसके बारे में यही कहा जाता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, स्लीपिंग पैटर्न्स हमारे बहुत ख़राब है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, रात को हम सोते नहीं हैं, जागते हैं और दिन में हम सोते हैं। डाइट हमारी ख़राब है, हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स हैं, हमारी डाइट में आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये सब चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं। स्मोकिंग, ड्रग इनटेक वगैरह, ये चीज़ें बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। सो ये रीजंस हो सकती हैं जी। हमें ओवरऑल अपने लाइफस्टाइल को भी देखना है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद कुछ अहम डिस्कशन हम करने वाले हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब कुछ बात कर लेते हैं हमारी सोसाइटी की बड़ी एक, मुझे लगता है, खौफनाक रियलिटी सी है जिसको शायद कुछ लोग मानने से भी इनकार कर रहे होते हैं। औलाद नहीं हो रही, दूसरी शादी कर लो। ये रीज़न नहीं बता कर आई कि आखिर वजह जो है इनफर्टिलिटी की वो बाप ही है या नहीं, वो तो हमने डिस्कस कर ली। दोनों का जो है वो इन्वेस्टिगेशन होती है, इलाज होता है, दोनों को अच्छी तरह से देखा जाता है। तो पहले ये स्टेप जो है वो ज़रूर ले लें, पता चल जाए आपको कि रीज़न कौन है। उसके अलावा 2-3 बेटियां हो गई, बेटा नहीं हो रहा तो दूसरी शादी कर लो। डॉक्टर साहिबा, ये क्या रीज़न होती है? देखिए, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी कौम को बहुत एजुकेट करना चाहूँगी कि जहाँ तक एक बच्चे की जेंडर का ताल्लुक है, वो एक बच्चे के फादर से आता है जेंडर, ठीक है? क्योंकि जब एक बेटा पैदा होता है तो उसके अंदर X और Y क्रोमोसोम होते हैं और मदर से हमेशा हमें X ही मिलेगा, चाहे बेटी है या बेटा है। और फादर से अगर X आया तो बेटी पैदा होगी और फादर से अगर Y आया तो बेटा पैदा होगा। सो जेंडर डिटर्मिनेशन हस्बैंड से होती है। उसके बाद इसमें 2 बड़ी अहम बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगी। पहली बात ये कि कई फैमिलीज़ में ये होता है कि एक शादी की 3-4-5 बेटियाँ हो गई तो हम दूसरी शादी करेंगे। सो सबसे बड़ी जाहिलियत वाली बात ये होगी, क्योंकि जेंडर का बेचारी फीमेल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बेटे से डिटर्मिन हुआ। दूसरी बात, कभी कभार कपल्स ये बात भी पूछते हैं कि क्या मेरे हस्बैंड में वाई स्पर्म्स ही नहीं है जो हमारे बेटे नहीं होते, तो ये बात भी गलत है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ हस्बैंड में वाई स्पर्म ही नहीं है बेचारे में और इस वजह से उसकी बेटियाँ हो रही हैं। X और Y इक्वल ही स्पर्म्स होते हैं, जिससे आप देखें एक 50-50 चांस है, लेकिन कभी कभार एक ही चीज़ होती जाती है और कई दफ़ा नहीं। वरना अगर जब एक चीज़ रिपीट होती जा रही है तो फिर ये क्वेश्चन कोई पूछ सकता ना जी, वाई? सो ये दोनों यही है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस ओनली
सो एक चांस ये है कि XX बनेगा तो बेटी बनेगी, XY बनेगा तो बेटा बनेगा, और ये जेंडर हस्बैंड से आता है, वाइफ से नहीं आता। और ऐसा भी नहीं है कि उस हस्बैंड में वाई स्पर्म्स नहीं हैं, लेकिन बाय चांस नहीं हो पा रहा। चलें जी, ये चीज़ भी डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल क्लियर कर दी। ये स्टेम सेल क्या आजकल मैं बहुत ज़्यादा टर्म सुन रही हूँ, ये क्या है डॉक्टर साहिबा? देखिए, स्टेम सेल देखा जाए तो एक धोखा है हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में एक धोखा है जो पेशेंट को दिया जा रहा है। ठीक है, ये वो पेशेंट्स होते हैं जैसे हमने अभी बात की थी ना कि आजकल फर्टिलिटी बहुत तेज़ी से कम हो रही है, और कुछ कपल्स होते हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता। इसमें हस्बैंड्स में वो आदमी होते हैं जिनके स्पर्म ज़ीरो होते हैं। अब इनमें से जिनके ज़ीरो स्पर्म्स हैं ना, उनमें से काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनके बायोप्सी पे स्पर्म्स मिल जाते हैं, जिसको टीज़ा कहते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रही। ऐसे हस्बैंड जिनमें स्पर्म्स है ही नहीं, प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, ना सीमन सैंपल में स्पर्म्स आते हैं, ना आप टेस्टिस के अंदर से बायोप्सी लें, ना उसके अंदर स्पर्म्स आते हैं, किसी तरह स्पर्म्स नहीं मिल रहे, टेस्टिकुलर फेलियर है, हार्मोन्स भी बताते हैं कि टेस्टिस का फेलियर है, वो निज़ाम नहीं चल रहा। दूसरी तरफ फीमेल्स में वो फीमेल्स जिनका ओवेरियन फेलियर है, जैसे मैंने बताया कि कल 2 बहनें आई थी जिनका AMH 0 था, यानी कि AMH 0 है, ओवरीज एग्स नहीं बनाती, साइकिल रेगुलर नहीं आता, हार्मोन्स ख़राब हैं। ये 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको जो यूजुअली एथिकल फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं वो उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आपका इलाज नहीं हो सकता। लेकिन चंद एक लोग हैं जो इनको एक फॉल्स होप देते हैं स्टेम सेल की सूरत में कि चलें जी हम, क्योंकि देखें एक डॉक्टर आपको जवाब देते तो एक इंसान की नेचर होती है कि वो दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन लेते हैं और फिर आपको रेफ़र किया जाता है जी आप उनके पास जाएँ, वो इलाज करेंगे। और ये वाला मसला ऐसा है ना कि आपको जहाँ कहीं कोई कहता जाता है आप जाते जाते हैं। एग्जैक्टली, फर्टिलिटी का कपल पूरा शहर फिरता है, तो इसलिए जो डॉक्टर्स फर्टिलिटी का इलाज करते हैं उनको अपने काउंटर पार्ट्स और कोलीग्स का भी पता होता है। सो उसमें फिर ये होता है कि उनको ये इलाज कराया जाता है जी आपका स्टेम सेल वाला इलाज करेंगे और उससे आपका बच्चा होगा। सो ये ना बहुत बड़ा एक धोखा है जो पेशेंट्स को दिया जा रहा है, और इनमें मैं इसके बारे में हम इसके बारे में बात करते हैं कि आई रियली होप एंड विश कि हमारी हेल्थ केयर कमीशन जो है इस चीज़ को नोट करे, और अगर स्टेम सेल कोई क्लेम करता है कि ये बच्चा स्टेम सेल से पैदा हुआ है, ये है क्या इलाज वैसे? वो मैं भी आपको बताती हूँ। जो मैं बात कर रही थी वो ये थी कि मैं बहुत चाहूँगी कि जो अगर कोई क्लेम करता है कि कोई बच्चा स्टेम सेल से पैदा हुआ है ना, तो उस बच्चे का जेनेटिक टेस्ट कराया जाए कि क्या वो उस पेरेंट्स को बिलोंग करता है जिनका इलाज किया गया है, या किसी और का एम्ब्रियो लेके आपने उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। ये भी होता है जी, क्योंकि अगर स्टेम सेल से देखें, पूरी दुनिया में अभी स्टेम सेल पे रिसर्च हो रही है। वेस्टर्न ममालिक में इन खवातीन और हजरात में किसी और कपल से अंडे और स्पर्म्स लेके इलाज किया जाता है, जो कि हमारा मज़हब जिसकी इजाज़त नहीं देता। ठीक है, इसलिए ये पाकिस्तान में इलाज नहीं है। तो अगर कोई क्लेम करे जी पूरी दुनिया में काम नहीं हो रहा और हमने एक ब्रेक थ्रू रिसर्च कर दी है, तो आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया के फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को पाकिस्तान आके वो इलाज को सीख लेना चाहिए? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर कपल यही चाहता है कि उसका अपना बच्चा पैदा हो जाए, किसी और से उसको अंडे ना लेने पड़े। चाहे चले गैर इस्लामी ममालिक में वो ले लेते हैं एग्जोस्पर्म्स, लेकिन अगर किसी को जी मैं स्टेम सेल करा लूँगा, मेरे स्पर्म बन जाएंगे, मेरे एग्स बन जाएंगे, मेरा अपना जेनेटिकली बच्चा पैदा हो सकता है, तो फिर मेरा ख्याल है पूरी दुनिया पाकिस्तान आके ही हमारे से सीख ले कि स्टेम सेल कैसे करना है। यानी ये सिर्फ धोखा है। हाँ जी, इसके ऊपर देखें अभी अगर मैं फर्टिलिटी की कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करती हूँ, लेटेस्ट फर्टिलिटी रिसर्च में बहुत पढ़ती हूँ, मैं खुद भी फर्टिलिटी में रिसर्च करती हूँ। सो अभी ये माइस पे इलाज हो रहा है, चूहों पे एक इलाज हो रहा है, और क्लियर कट गाइडलाइंस कहती हैं कि अभी इसका कोई प्रूवन वैल्यू नहीं है, आप इस पे रिसर्च करें। हाँ, मैं मानती हूँ शायद 50 साल बाद 100 साल बाद कुछ आ जाए और फिर सबको पता चल जाएगा, जब आ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल इस पे डॉक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड सिर्फ एक स्ट्रगल कर रहे हैं कि रिसर्च करें कि जी शायद इसमें हम कुछ निकाल सकें, लेकिन टिल डेट ऐसा नहीं है। बेशक। सो मैं अपनी कौम को बहुत एजुकेट करना चाहूँगी कि किसी स्टेम सेल के धोखे में आने से पहले प्लीज़ आप लोग अपना होमवर्क करें, ये बहुत अहम है। क्योंकि आप ये मत समझें कि अगर ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो झूठी हैं, और आपको झूठ और फरेब में फंसा के बस पैसे जो हैं वो लिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, मैंने बहुत ज़्यादा कपल से सुना कि 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, अब तमाम उम्मीदें भी हमने खो दी थी, तो फिर एकदम से प्रेगनेंसी हो गई। वो कैसे हो जाता है? हाँ जी, ये भी होता है, ये मैंने भी देखा है। मेरी एक पेशेंट थी, बल्कि मैं उसका नाम नहीं ले सकती, उसकी ज़ाहिर एनोनिमिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 3 IVF फेलियर हुए थे उसके, 3rd IVF उसने हमारे से कराया था, और उसके बाद भी मैंने भी उसे कहा कि अब तुम ऐसा करो, थोड़ा वेट लूज़ करो, थोड़ा ट्राई करो। सो 18 ईयर्स के बाद, शादी के 18 साल के बाद उसने नेचुरल कंसीव कर लिया। हर फर्टिलिटी क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स होते हैं, मैंने ओवर द ईयर्स मल्टीपल पेशेंट्स देखे हैं जो IVF फेलियर के बाद नेचुरल कंसीव कर जाते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले वो एक रिलेटिवली यंग कपल था, मैंने एक पेशेंट का सिजेरियन किया, वो भी IVF में एक भी एम्ब्रियो नहीं बना, IVF बहुत बुरी तरह फेल हो गया, और अभी हम 2nd IVF साइकिल की तैयारी कर रहे थे। तो वो पेशेंट जो थी वो भी नेचुरल कंसीव कर गई। सो ऐसा होता है, और शादी के बहुत सालों बाद भी ऐसा होता है।
सो ये चीज़ हम देखते हैं। हाँ जी, सही। सो डॉक्टर साहिबा, कुछ आपसे मुझे सजेशन चाहिए पेरेंट्स के लिए, बोथ, क्योंकि हम दोनों में कह रहे हैं ना इशू है, तो फिर लड़कों का भी हमें शुरू से ध्यान रखना है। बच्चियों की अगर हम कह रहे हैं ना कि उनकी हेल्थ का, उनके लाइफस्टाइल का ख्याल रखना है, तो मेरे ख्याल से उतना ही ज़रूरी लड़कों का लाइफस्टाइल भी है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैंने बहुत हाईलाइट किया कि इनफर्टिलिटी की वजूहात में आदमियों से रिलेटेड भी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो आदमियों की भी डाइट और लाइफस्टाइल का ख्याल रखना बहुत अहम है, क्योंकि उनकी भी इक्वली वो भी जिम्मेदार हैं इस मसले के। फर्टिलिटी एक कपल का इशू है, हस्बैंड और वाइफ। अब वो ज़माना गुजर गया है, अब लोग ज़्यादातर ये बात समझ गए हैं कि कपल में हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं और दोनों की कंट्रीब्यूशन से एक बेबी बनता है। तो इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों अपनी जगह इक्वली अहम होते हैं। ठीक। कुछ कपल्स मैंने ऐसे भी देखे हैं कि पहली प्रेगनेंसी हुई, नेचुरली कंसीव किया, 5-6 साल का उन्होंने गैप ले लिया, उसके बाद से प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही। वो क्या रीज़न हो जाती है? इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। कि एक दफ़ा प्रेगनेंसी हो गई, सेकंड बच्चा नहीं हो रहा। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हम देखते हैं। इसमें कभी कभार फीमेल में इन्फेक्शन हो जाता है और उनकी ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। अगेन ये कपल्स भी कहते हैं कि मेरी तो फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई, मैं ट्यूब्स का टेस्ट, तकलीफ दे टेस्ट क्यों करवाऊँ, क्योंकि ये हम देखते हैं कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में कई दफ़ा ट्यूब्स बाद में जाके ब्लॉक हो जाती हैं। उसके अलावा हस्बैंड भी बहुत रिलक्टेंट होते हैं, जी मेरा तो पहले बच्चा है, मैं अपना टेस्ट क्यों करवाऊँ। इसमें ये भी हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ कभी कभार हस्बैंड के भी मसाइल जो पहले नहीं थे और अब होना शुरू हो जाते हैं। सो ये मसाइल एज के साथ साथ फीमेल्स में एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, इन्फेक्शन के बाद ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो सकती हैं, हस्बैंड के स्पर्म्स वीक हो सकते हैं। सो ये वही वजूहात बेसिकली जो कि फर्स्ट टाइम नहीं हो रखी थी, वो सेकंड टाइम में भी वो चीज़ें अप्लाई होती हैं। जिन बच्चियों को थायराइड हो जाता है वो कंसीव नहीं कर सकती? देखिए, थायराइड का मसला हमारी सोसाइटी में बहुत आम है और थायराइड का टेस्ट, हम फर्टिलिटी के जो बेसिक टेस्ट थे हार्मोन्स के, उसमें थायराइड का टेस्ट करा लिया जाता है। और थायराइड का अगर मसला निकले तो वो सिंपल मेडिसिन से ट्रीट हो जाता है। हाँ, इन पेशेंट्स को मेडिसिन रेगुलर लेनी पड़ती है और फिर थायराइड अगर ठीक है तो वेल कंट्रोल्ड है, फिर उसका फर्टिलिटी पे कोई रोल नहीं है, बट इट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड एंड इट हैज़ टू बी केप्ट अंडर कंट्रोल। ये पेशेंट अगर मेडिसिन लेनी छोड़ देते हैं, बहुत दफ़ा होता है हम उनको थायरॉक्सिन पे या अगर जो भी उनका मसला है उस हिसाब से उनको दवाई स्टार्ट करवाते हैं। सो कुछ ऐसा बात कहते हैं नहीं अब तो मैं ठीक हो गई थी, मैंने छोड़ दिया, लेकिन ये एक डिनाइल है। अगर आपको एक मसला है, जिस तरह डायबिटीज़ है तो आपको उसकी मेडिसिन लेनी है, जिस अगर आपका थायराइड का इशू है तो आपने उसकी मेडिसिन लेनी है और उसका रेगुलर चेकअप भी कराना है। कुछ चीज़ें होती हैं, कहा जाता है जेनेटिक हैं, तो इनफर्टिलिटी भी जेनेटिक है? इसमें मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी कई दफ़ा फैमिलीज़ में रन करती है। कुछ फैमिलीज़ में आदमियों के मसाइल स्पर्म्स के होते हैं और वो काफ़ी मेल्स के होते हैं। उसके अलावा फीमेल्स में पीसीओएस फैमिलीज़ में रन करता है, बिल्कुल। एंडोमेट्रियोसिस फैमिलीज़ में रन करता है। अब जैसे मैं आपको बता रही थी, 2 बहनें मेरे पास आई थी 0 AMH वाली, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या प्रीमेच्योर मेनोपॉज, टाइम से पहले इस सिस्टम का ख़त्म हो जाना, ये फैमिलीज़ में बिल्कुल रन करता है। सो इसका भी आपने जी ध्यान रखना है जी, ये एक आपकी फैमिली में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर सोफिया हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहिबा, हेल्दी स्पर्म्स के लिए भी क्या कोई मेडिसिन ऐसी होती हैं या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होते हैं जो कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ये करा लें तो हेल्दी स्पर्म्स हो जाएंगे मेल के? देखिए, इसमें मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स तो हम देते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे अहम होता है एक आदमी का लाइफस्टाइल। ठीक है, इसमें वेट बड़ा ही अहम है कि आप अपना वेट, अपना BMI जो है, बॉडी मास इंडेक्स, एक हेल्दी रेंज में मेंटेन करें अपनी हाइट के हिसाब से। सबसे अहम बात यह है, अगर आप ओवर वेट हैं, ओबीज़ हैं, तो आपको वेट लूज़ करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हेल्दी डाइट से मेरा मतलब है कि घर का पका हुआ साफ़ खाना आप खाएं और जंक फूड वगैरह अवॉइड करें। उसके अलावा अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक करें, रात को सोएं और दिन में उठें। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज बहुत अहम है। इसमें मैं बात करना चाहूँगी, स्मोकिंग का बहुत बुरा इफ़ेक्ट है स्पर्म हेल्थ के ऊपर, वेरी वेरी बैड। सो स्मोकिंग और जो ड्रग इनटेक अगर कोई है तो वो चीज़ का बड़ा ही नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है ऑन स्पर्म हेल्थ। सो इफ़ यू आर प्लानिंग अ बेबी, सो एक आदमी को अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल को हेल्दी करना चाहिए, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीपिंग पैटर्न वगैरह, इस चीज़ को, ये बात भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, मल्टीविटामिन्स, डिफरेंट तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं और उनसे भी काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा आजकल इस टॉपिक पे भी गुफ्तगू की जा रही है कि ख़वातीन के अंडे भी जो हैं वो स्टोर कर लिए जाते हैं, ये भी शुरू हो गया काम? देखिए, हाँ जी, आई वुड से कि इट इज़ इन इट्स इन्फेंसी इन पाकिस्तान राइट नाउ। अभी हम इसमें थोड़े से, और आई थिंक इट इज़ टाइम कि वी वर्क हार्ड ऑन इट नाउ, क्योंकि ये पूरी दुनिया में अब ये काम स्टार्ट हो गया है। इंडिया में बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया है। उन लोगों ने IVF को तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया है और एग फ्रीजिंग भी अब उन्होंने शुरू कर लिया है।
हम लोग अभी फ़िलहाल जिस स्टेज पे है ना, अभी हमारी कॉम IVF को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है उसने, और अब लोग करवाना शुरू हो गए हैं। तो मुझे लेकिन लगता है कि वो द नेक्स्ट 10 ईयर्स एग फ्रीजिंग का काफ़ी ट्रेंड हो जाना चाहिए। एग फ्रीजिंग बेसिकली है क्या, क्यों की जाती है? देखिए, ये उन खवातीन को करवा लेनी चाहिए जिनको नज़र आ रहा है कि अर्ली 30s में, जब उनको नज़र आ रहा है कि हमारी शादी अभी नहीं हो रही 3-4 साल, तो फिर उन खवातीन को एग फ्रीजिंग। देखिए, एग फ्रीजिंग की भी एक डेट है, अगेन 35 से के बाद ना कराएं, अगर करानी है तो उससे पहले कराएं। एग फ्रीजिंग का जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि उसका प्रेगनेंसी रेट एम्ब्रियो फ्रीजिंग जितना नहीं है। जिस तरह एक कपल है जिसकी शादी हुई हुई है, उसमें वाइफ का एग और हस्बैंड का स्पर्म को मिला के जो सीड बनाया जाता है, जिसे बेबी बनता है, उसको एम्ब्रियो कहते हैं हम लोग। सो एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसका प्रेगनेंसी रेट इज़ वेरी हाई। लेकिन जब आप एग खाली फ्रीज करते हैं कि कल को वो थॉ होगा और वो उस स्पर्म के साथ मिलाया जाएगा जिस और के साथ उस लड़की की शादी होगी, सो उसमें प्रेगनेंसी रेट इज़ रिलेटिवली लेसर। सो इसलिए एग्स से प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए वी नीड अ बिगर नंबर ऑफ एग्स। एम्ब्रियो जैसा अगर 3-4 अच्छी क्वालिटी के हैं वो बड़े प्रेशियस हैं क्योंकि उनसे प्रेगनेंसी का चांस अच्छा है, लेकिन 3-4 एग्स से प्रेगनेंसी का चांस कम है। यू वुड नीड मोर एग्स। सो एग्स का प्रॉब्लम ये है कि एक औरत पहले तो डिसाइड करे कि इसके लिए एक औरत को इतना, जाहिर है खुद मुख्तार नहीं कहना चाहिए, लेकिन लाइक यू नो, एक ज़ाहिर है एक डिसीजन है, एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि एक औरत ये देख रही है, एक लड़की कहना चाहिए, देख रही है कि जी मेरी शादी नहीं हो रही, सो आई नीड टू डू समथिंग अबाउट माई फर्टिलिटी। सो मुझे ये लगता है कि हमें वी नीड टू वर्क हार्ड ऑन दिस, ऑल फर्टिलिटी क्लिनिक्स नीड टू वर्क हार्ड ऑन दिस, और हमें इसके बारे में अब बात करनी चाहिए क्योंकि जिन खवातीन की एज बढ़ रही है उनको एग फ्रीजिंग की तरफ जाना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे एक ये चीज़ भी बता दें कि बहुत सारे पेरेंट्स कुछ गलतियां कर देते हैं कि बच्ची की शादी लेट कर दी, फिर बच्ची में अगर 2-3 प्रॉब्लम भी नज़र आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम को देखते हुए इलाज नहीं करा रहे और आप बच्ची की शादी कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है कि अगर आपको पता है बच्ची में PCOS का मसला है तो वो फौरी टाइमली उसको जो है वो डील कर लें। हम आंखें बंद करके बैठे रहते हैं ना, और जब टाइम आता है वो वाला तब बड़े मसाइल हो चुके होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें देखें, अगर पीरियड साइकिल इरेगुलर आ रहा है, वेट बढ़ रहा है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, तो ये चीज़ को माओं को चाहिए कि टाइमली पिक कर लें और टाइमली एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को अपनी बेटी को चेक करवाएं, क्योंकि फिर वक्त के साथ साथ और वेट बढ़ता जाता है और इसकी अवेयरनेस नहीं होती और फिर उनके मसाइल ख़वातीन के बहुत बढ़ जाते हैं जब तक उनकी शादी होती है। उसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा मसला है, ये बहुत ही बुरी तरह हमारे माशरे में ट्रीट होता है, स्पेशली छोटे शहरों में बहुत बुरी तरह इसकी सर्जरी की जाती है, और एक ही बुरी सर्जरी एक औरत की फर्टिलिटी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है। सो अगर एंडोमेट्रियोसिस है, चॉकलेट सिस्ट है, या ओवरीज में किसी भी तरह की सिस्ट है, उसका ऑपरेट आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से करवाना चाहिए, एक जनरल सर्जन से तो हरगिज़ नहीं करवाना चाहिए जो अंडेदानियों की, ओवरीज की अहमियत को ही नहीं समझता। तो अपना वो सिस्टम आपने किसी ऐसे बंदे को टच नहीं करने देना जिसको फर्टिलिटी की सेंस नहीं है। सो ये बातें बड़ी अहम होती हैं, और वैसे सैडली हम लोग ये भी काफ़ी देखते हैं, कुछ खवातीन को पीरियड्स नहीं आते, यूट्रस स्मॉल है या मसाइल है ना, पैदाइशी मसाइल हैं कि वो सिस्टम नहीं वर्क करता, तो बस कहते हैं जी शादी कर दो और बस शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो ये खवातीन बहुत ज़्यादा मसाइल शादी के बाद फेस करती हैं, और मैं देखें इस बारे में बड़ी बात करती हूँ कि हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए और उनको इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अपनी एक ज़िंदगी गुजार सकें, शादी और बच्चों के अलावा भी वो अपनी एक लाइफ गुजार सकें। अगर खुदा न खास्ता ऐसे मसाइल हैं कि पीरियड्स नहीं आते और आपको पता भी है कि फर्टिलिटी आपकी बेटी की सही नहीं है, बस एक ही एम्फेसिस नहीं होना चाहिए कि बस शादी कर दो, आप उसकी पढ़ाई, उसे पढ़ाएं लिखाएं और उसको एक सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूटिंग इंसान बनाएं, रादर दैन कि सिर्फ शादी और बच्चे ही ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर हम बात कर लें, अब आपने जल्दी कंसीव कर लिया, गैप कितना होना चाहिए आपके सेकेंड बेबी में? देखें, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मिनिमम आई वुड से 6 to 12 months, और अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो 1 to 2 years, ये तो मिनिमम गैप है जो कि बताया जाता है। और हाँ जी, ऐसे ही है, इतना गैप होना चाहिए। अच्छा, वो जो 5-5, 6-6 साल का गैप है, क्या वो नुकसानदेह होता है? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं अच्छा बच्चा स्कूल जाना शुरू करेगा, फिर हम नेक्स्ट बेबी प्लान करेंगे, और फिर नेक्स्ट बेबी जब आप प्लान करना चाह रहे होते हैं तो वो होता नहीं है। इसमें देखिए, अगेन एज ऑफ मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस एज में एक लड़की की शादी हुई, अगर तो उसकी 25 में शादी हो गई, 25-26 में उसने एक बच्चा पैदा कर लिया, आई थिंक देन शी कैन वेट इवन 3-4-5 years, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आपकी शादी ही mid-30s, अर्ली 30s में हुई है तो देन आई वुड से यू शुडंट वेस्ट टाइम। मेरे हिसाब से अगर आप फर्टिलिटी के हिसाब से पूछें तो 35 तक एक औरत की फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए। 2 तरह की बच्चियाँ होती हैं हमारे सामने ना, जब देखते हैं बहुत मोटापा और बहुत लीन कमज़ोर बच्चियाँ, वो भी कंसीव करने में उनको भी मुश्किल होता है।
हाँ जी, अगर आपका BMI 18 से कम है, यानी कि आप अंडर वेट आते हैं, तो उसमें भी आपका जो वो एक्सेस है जिससे नॉर्मल फर्टिलिटी और साइकिल आता है और प्रेगनेंसी होती है, तो वो साइकिल उस केस में भी डिस्टर्ब होगा। सो अगर जिन खवातीन में एनोरेक्सिया होता है, जो कोई बहुत पतली होती हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, स्पोर्टी हैं बहुत, अच्छा, तो आपका वेट एटलीस्ट आपका BMI कम से कम बॉडी मास इंडेक्स 18 तो होना चाहिए। अगर उससे कम है तो हाँ जी, उसमें भी फिर साइकिल इरेगुलर होगा। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये लोग वेट गेन फिर कर लेते हैं, तो इनकी साइकिल्स आ जाती हैं। इसको ट्रीट करना फिर भी आसान है। ठीक है। मोटापे वाला जो मसला है ना, उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी खवातीन एवरेज 70s 80s 90s में मैं पेशेंट्स जो देखती हूँ, उनका ये वेट होता है और वो बिल्कुल डिनाइल में होती हैं। कल भी मेरे पास एक पेशेंट आई लिटरली गुस्से में कि मैंने एक IVF साइकिल कराया, मेरे सिर्फ 3 एम्ब्रियोज क्यों बने, एग की क्वालिटी क्यों ख़राब थी। उसका वेट चेक किया तो 102 kgs उसका वेट था। और वो इतनी डिस्कशन के बाद, बहुत सारी रीजंस डिस्कस करने के बाद एंड पे हमने देखा कि मैंने दिल में सोचा, यार तुम अपना वज़न देख लो, पहले अपना वेट देख लो। मुझे तो कहीं जा रही हो कि मेरे 20 एग्स निकले, मेरे 3 एम्ब्रियोज क्यों बने। तो एटलीस्ट अपना वेट देखो, उससे तुम्हारी एग क्वालिटी, सबसे ज़्यादा एक औरत की एग क्वालिटी उसके वेट पे डिपेंड करती है, और ओवर वेट होने से आपकी एग क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगी। अब जब हमने उसका IVF आइडियली तो 100 kg पे तो हम लोग IVF करते ही नहीं है, आप यकीन करें। मेरा होता है कि एटलीस्ट चलो 100 kg तो बहुत ही ज़्यादा वेट है, लेकिन मसला ये है कि हमारी खवातीन वेट कम ही नहीं करती। हमारे में हम जितना भी ये सोशल मीडिया इतना कुछ देखते हैं, लेकिन अभी भी फिटनेस के हिसाब से हमारी खवातीन, पाकिस्तानी खवातीन बहुत पीछे हैं। वो समझती नहीं है कि मेरा वेट कितना होना चाहिए, मुझे अपने आप को कुछ, अपनी हालत कुछ बेहतर रखनी है, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, या चले बच्चे पैदा करने के लिए ही सही, किसी चीज़ को आप देख लें। सो वेट का बहुत बुरा नेगेटिव इफेक्ट आता है फर्टिलिटी पे। और एक चीज़ जो यूनिवर्सली मैं अपने पेशेंट्स में देखती हूँ कि हम जो भी ट्रीटमेंट्स करते हैं उनमें वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है जो हर पेशेंट को हेल्प करती है, चाहे वो नेचुरल कंसीव की कोशिश कर रहा है, चाहे वो IVF करवा रहा है, IUI करा रहा है, या वो कुछ नहीं कर रहा। वेट लॉस आप करेंगे तो नेचुरली आपकी प्रेग्नेंट होने की एबिलिटी बढ़ेगी। यानी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी आप उस टाइम से गुजर रहे हैं कि आप कंसीव करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहले अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले जो आपने वेरी फर्स्ट स्टेप खुद से ले सकते हैं वो अपना वेट रिड्यूस। बिल्कुल, और उसका ताल्लुक वही एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट के साथ होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो बहुत सारे मसाइल आपके खत्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।